वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ये वेक्टर का दूसरा वीडियो है। मुझे पता है ये बहुत लेट आया है। आप मेरे पहले वीडियो और मेरे ये वाले वीडियो में मेरे वॉइस का कंपैरिजन कीजिए कि वॉइस में कितना आसमान ज़मीन का अंतर है। वो गले में बहुत सारा प्रॉब्लम था स्टूडेंट, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, दैट वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। तो चलिए अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये इसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर बताया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब हम ये कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए सबसे पहला चीज है कि रिजोल्यूशन कहने का मतलब क्या है। रिजोल्यूशन कहने का मतलब है कि हम एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। आप सीधा कह सकते हैं कि ब्रेकिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू टू पार्ट्स। लिखना कुछ भी नहीं है आपको अभी सिर्फ ध्यान से सुनिए। देखिए लिखने वाला जो काम है ना, ऑलरेडी मैं आपके सहूलियत के लिए बहुत अच्छे से नोट्स बना के रखा हूं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं जो समझा रहा हूं यहां पे 100% कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे पढ़ाई के साथ, मैं बोल रहा हूं और आप लिख रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं होगा। तो एकदम ध्यान से पेन को रख दीजिए और सिर्फ सुनिए। जब मैं कहूं कि वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, तब आप पेन को उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो किसी वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ना, उसे हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए हम देखते हैं हमारे पास दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि मैं एक ब्लॉक को, लकड़ी के एक ब्लॉक को धागा बांध के इधर खींच रहा हूं और धागा बांध के इधर खींच रहा हूं। स्टूडेंट आप मुझे बताइए कि ये लकड़ी का ब्लॉक किधर जाएगा, क्या इस लाइन पे या इस लाइन पे? दोनों लाइन पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी। आपका जवाब होगा कि सर ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। ये वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो कुछ इधर जाएगा। नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन दीज टू फोर्सेज, इन दो फोर्सेज के एग्जैक्टली बीच में नहीं जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द फोर्स। देखिए एक रफली अभी समझ जाइएगा, ये फोर्स अगर स्ट्रांगर है तो ये वाले का जो मोशन होगा कुछ इस तरफ होगा। अगर ये फोर्स स्ट्रांगर है तो ये ब्लॉक का मोशन इधर होगा। अगर दोनों फोर्सेज बराबर है तो ये 45 डिग्री पे जाएगा। अगर ये दोनों 90 डिग्री पे लग रहा है तो, अगर मान लेते हैं दो 30 डिग्री पे लग रहा है तो ये बीच में 15 डिग्री पे जाएगा। तो मेरा बस एक रफ ये था कि अगर एक ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है तो बीच में जाएगा। अब हम इसके रिवर्स केस को जरा सोचते हैं कि अगर एक वेक्टर है तो इसका कितना इफेक्ट एक्स में रहा होगा और इसका कितना इफेक्ट वाई में रहा होगा। तो चलिए इसको फ्रेशली हम देखते हैं। अगर ए कोई वेक्टर है तो इसका x में भी कुछ इफेक्ट है और y में भी कुछ इफेक्ट है। देखिए आप कहीं भी देखिए इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिए, कोऑर्डिनेट अगर निकालिएगा तो उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले इस वेक्टर के हेड से पहले क्लियर है। अगर दिक्कत है तो पहला वीडियो को देखिए इसका, वेक्टर 01। अब ध्यान से समझिए, ये देखिए इसके हेड से एक्स एक्सिस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वाला जो लेंथ है ये मिलेगा एक्स कंपोनेंट, और इस वेक्टर के हेड से अगर वाई पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपको मिलता है वाई कंपोनेंट। ये जो डिस्टेंस है, कहने का मतलब है कि ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला है, परपेंडिकुलर जहां पे गिरा, यहां ओरिजिन से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस पे वाई कंपोनेंट। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा।
हम इसे O मान लें, A मान लें, B मान लें, C मान लें, या जो भी आप मान लीजिए। हम बात करते हैं इस ट्रायंगल का। हम इस ट्रायंगल का बात करते हैं, ये वाले ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बताइए तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा ही क्यों, टेन थीटा क्यों नहीं, साइन थीटा क्यों नहीं, कॉट थीटा क्यों नहीं। तो स्टूडेंट आप जानते हैं एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेस हो और हाइपोटेन्यूस हो हमें क्या देगा, कॉस थीटा, इसलिए हमने इसमें कॉस थीटा लिया है। कॉस थीटा क्या होगा, ओ बी बाई ओ ए, मतलब कॉस थीटा क्या हो गया, ओ बी कितना है, एक्स कंपोनेंट, ओ भी तो है आपका एक्स कंपोनेंट, तो हम इसे कह दें एक्स कंपोनेंट बाई ओ ए, और ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है ए, तो इसे ओ ए ना लिख के हम ए का मैग्नीट्यूड लिख दें। स्टूडेंट पहले ही मैंने बताया है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके ऊपर दो वर्टिकल बार्स जब डाल देते हैं तब वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो हम x कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, a cos थीटा, ये आपका हो गया x कंपोनेंट। समझ आया, x कंपोनेंट a cos थीटा हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये वाला ट्रायंगल, हम जब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिए इस ट्रायंगल में आपको एक परपेंडिकुलर दिख रहा है और हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल ये ले रहे हैं तो दिस वुड बी द परपेंडिकुलर, और आप ऑपोजिट भी कहते हैं इसको, और ये वाला सॉरी ये वाला ए, हाँ ये है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ओ सी बाई ओ ए, साइन थीटा बराबर ओ सी क्या है आपका, ओ सी ही तो वाई कंपोनेंट है, तो हम इसे कह दें वाई कंपोनेंट बाई ए का मैग्नीट्यूड, और इस हिसाब से वाई कंपोनेंट जो हो गया आपका ए साइन थीटा। तो अगर कुल मिला के हम बात करें तो किसी भी वेक्टर का, अगर मान लो वेक्टर ए है और एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया है, एंगल कहाँ दिया है, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं ए कोई वेक्टर P है और एंगल क्या दिया हुआ है यहां थीटा, तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा P cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा P sin थीटा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर f है और यहां थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा f cos थीटा और यहां f sin थीटा। लेकिन स्टूडेंट क्या हो अगर ये वाला एंगल ना दे के एंगल इसको दे दे, तो जैसे ही एंगल इसको देगा, ये वाला जैसे ही एंगल होगा, उस केस में क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा और a कंपोनेंट a sin थीटा। बोलेंगे सर ये कैसे, तो ध्यान से समझिए, जो यहाँ पे cos थीटा लग रहा था, अब ये cos थीटा यहाँ न लग के इस ट्रायंगल में लगने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कहने का मतलब जो गिवन एंगल है, गिवन एंगल जो है मान लेते हैं ये वाला है, तो ये वाला कंपोनेंट cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट sin थीटा। अब देखिए मान लेते हैं कोई फोर्स वेक्टर है F, है कि नहीं, और F का मैग्नीट्यूड जो है ये कितना है 25 न्यूटन है, और ये जो एंगल है 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है।
तो इस केस में ध्यान से समझिएगा, हमको x कंपोनेंट चाहिए, तो x कंपोनेंट x एक्सिस पे मिलने वाला है और y कंपोनेंट y एक्सिस पे मिलने वाला है। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, इसका यहाँ वाला कंपोनेंट x वाला कंपोनेंट, अब देखिए x कंपोनेंट हमेशा x पे, y कंपोनेंट हमेशा y पे, लेकिन अब इसके बाद क्या देखना है कि हमारा एंगल किसके साथ दिया हुआ है, एंगल x एक्सिस के साथ दिया है या एंगल y एक्सिस के साथ दिया है। अगर एंगल x एक्सिस के साथ दिया है तो x कंपोनेंट जो होगा वो cos थीटा होगा, लेकिन वही एंगल अगर y एक्सिस के साथ दिया है तो y कंपोनेंट cos होगा। कहने का मतलब है कि एंगल जिस एक्सिस के साथ दिया हो वो वाला कंपोनेंट cos थीटा, और जिसके साथ एंगल गिवन नहीं हो वो वाला कंपोनेंट sin थीटा। तो देखिए अब ये जो है, देखो ये याद करने की चीज नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको डिराइव किया है, ये कोई याद करने की चीज नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे आपको ये चीज तो ध्यान में ही रखना होगा। बार बार ये चीज हम बार बार नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं ना, और ये तो बेसिक है, ध्यान से समझिए। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f cos 30 और ये वाला f sin 30। f कितना है 25 और cos 30 √3/2, यहाँ पे 25 sin 30 1/2, तो ये हो गया 25/2 न्यूटन, और ये कितना हो गया 25 √3/2 न्यूटन। सिंपल है। चलिए हम कुछ और करते हैं, मान लेते हैं ये 20√2 यूनिट, या यूनिट ना कह के हम मीटर दे दें, कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। एक ऐसा डिस्टेंस जो वेक्टर हो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट है। और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। मैंने क्या कहा कि जो एंगल दिया हो उसको कॉस ले लीजिएगा और जहां पे एंगल ना दिया हो उसे साइन ले लीजिएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20√2 साइन, नॉट साइन, इट विल बी कॉस 45, और ये 20√2 साइन 45। तो ये क्या हो जाएगा 20√2 इंटू 1/√2 मतलब 20 मीटर, और ये भी उतना ही हो जाएगा 20√2 इंटू 1/√2 मीटर मतलब 20 मीटर। तो हम कंपोनेंट में ऐसे रिजॉल्व करते हैं। चलिए आगे हम इस चीज को लिख लेते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए हम चलते हैं। तो ये था रिजोल्यूशन कि अगर ये वाला एंगल गिवन हो तो ये कॉस और ये साइन, लेकिन अगर ये एंगल गिवन हो तो ये कंपोनेंट को कॉस लीजिएगा और इस कंपोनेंट को साइन लीजिएगा। अब कहता वेक्टर एडिशन, हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट इस एडिशन के लिए हमारे पास 3 रूल है। पहला जो रूल है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा जो है पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम का इस तरह से हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, पैरेलल लाइंस और जीएम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड द थर्ड इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट एक चीज और, ये 3 लॉ नहीं है, लॉ सिर्फ एक ही है और वो क्या है ट्राइंगल लॉ। अब कहेंगे सर आपने कहा कि वेक्टर के 3 लॉ है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। जी नहीं, एक्चुअली लॉ तो एक ही है। इसी एक लॉ को, माफ कीजिएगा, इसी एक लॉ को हम क्या करते हैं 2 और लॉ में ब्रेक कर देते हैं, 2 और लॉ में मॉडिफाई कर देते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल लॉ है, सॉरी पॉलीगॉन लॉ है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, या फिर कह सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ जो है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं ट्रायंगल लॉ को और पैरेललोग्राम लॉ को।
तो पहला ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल बाबू लिखना नहीं है कुछ भी, जब तक मैं लिख रहा हूं ये रफली, आपको नहीं लिखना है, जब तक ना बोलूं आप लिखिए नहीं। देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो मैं समझा रहा हूं प्लीज समझिए, और उसी को मैंने बहुत अच्छे से अरेंज किया है। आपको एक आइडिया, देखो ये लिखने के पीछे कारण क्या है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमको नोट्स बनाना कैसे है। चलिए, तो ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर ट्रायंगल के किसी दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी इन द सेम ऑर्डर, अब ऑर्डर क्या है वो मैं बताता हूं, देन द थर्ड वेक्टर ऑफ दिस ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन द ऑपोजिट ऑर्डर। देखो इसका एरो इधर, तो इसका एरो किधर है, इधर, तो इसका ऑर्डर हम ऐसे लेते हैं। इसका एरो इधर, तो इसका ऑर्डर हम ऐसे लेते हैं। इसका एरो इधर, तो इसका ऑर्डर इधर लेते हैं। तो एक चीज और समझिएगा कि जिसका ऑर्डर ऑपोजिट हुआ ट्रायंगल लॉ में, एरो को देखना है, एरो किसी भी हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही जो आपका ऑर्डर अलग आए, डिफरेंट आए, तो समझ लीजिएगा कि भैया यही है आपका रिजल्टेंट ए बी और ये रिजल्टेंट। चलिए हम कुछ दो चार और ट्रायंगल को देखते हैं और आपको बताना है, कमेंट करेंगे, वीडियो को पॉज करके कमेंट करेंगे। जिनका कमेंट आएगा मैं समझूंगा कि उन्होंने ही पूरा क्लास किया है। चलिए देखते हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा रिजल्टेंट, जल्दी बताइए। तो अब देखिए हम ऑर्डर को देखते हैं। देखिए अभी घबराना नहीं है, अगर समझ नहीं आ रहा घबराना नहीं है। एक ट्रिक ऐसा मैं बताऊंगा कि आप पूरा लाइफ कभी नहीं भूलेंगे, और ये मैंने बहुत सारे बच्चों पे अप्लाई करके देखा है। जिनको नहीं समझ आता है उनको वो वाला ट्रिक बता देने के बाद वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर ढूंढ लेते हैं कि रिजल्टेंट कौन सा है। तो ध्यान से समझिएगा। तो ए इधर, इसका ऑर्डर इधर, इसका ऑर्डर इधर, ध्यान से समझिएगा, इसका ऑर्डर इधर और इसका ऑर्डर इधर, इसका एरो इधर है, इसका। तो आपको दिख रहा है ये दो वेक्टर जो है इसका ऑर्डर क्लॉकवाइज है, पर इसका ऑर्डर ऑपोजिट है, तो ए विल बी रिजल्टेंट। कौन सा, ए रिजल्टेंट होगा, यही रिजल्टेंट होगा। अब एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी को बोर्ड के फ्रेम में ही रखते हैं। इसका ऑर्डर इधर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका ऑर्डर इधर और इसका ऑर्डर इधर। देखिए ये वाला दोनों, ये क्लॉकवाइज पर ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये ऑर्डर है, तो ये आपका क्या होगा, बी इज द रिजल्टेंट। कौन सा होगा रिजल्टेंट, बी इज द रिजल्टेंट। चलिए हम एक और देखते हैं। ए बी और ये सी। देखिए इसका एरो इधर है, ए का रिजल्टेंट, ए का ऑर्डर इधर, बी का ऑर्डर इधर और सी का ऑर्डर इधर। तो रिजल्टेंट कौन, किसका ऑपोजिट, सी का ऑपोजिट है, तो सी विल बी द रिजल्टेंट। देखो एक चीज और, इसमें मैं एक ट्रिक बताता हूं। मान लेते हैं 3 वेक्टर है, कौन सा रिजल्टेंट होगा। तो देखो समझना इस बात को, मैं अपने क्लास में इस चीज से समझाया था, 2-3 बच्चों को नहीं समझ आ रहा था, उनको तुरंत समझ आ गया। मैं वही जो समझाने का जो मेरा तरीका था, मैं उसी को समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए मान लेते हैं आपके पास यहां पे एक गाय है,
मैं ड्राइंग छोड़ो, ये गाय वाला जो ट्रिक है जाने दीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है। इस चीज से भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, क्या करना है, पूंछ पूंछ और सर, और सर को बिहार में माथा कहते हैं, तो माथा कहना ज्यादा बढ़िया होगा। पूंछ माथा, बड़ा नाइस वर्ड। देखिए ध्यान समझिएगा, हमको उस वेक्टर को चूज करना है, हमको उस वेक्टर को चूज करना है जिसका पूंछ किसी वेक्टर के पूंछ के साथ। हमने गाय का एग्जांपल लिया था। एक ऐसा गाय को ऐसे मानो कि गाय का जो मुंह है किसी के मुंह के साथ, और उस गाय का पूंछ किसी के पूंछ के साथ। छोड़ो वो जाने दीजिए, हमको एक ऐसे वेक्टर को देखना है जिसका टेल, अंग्रेजी, जिसका टेल किसी के टेल के साथ, और जिसका माथा, हेड, किसी के हेड के साथ जुड़ा हो या टच हो, कोइंसाइड कर रहा हो, तो वही वेक्टर आपका रिजल्टेंट होगा। स्टूडेंट आप मुझे बताइए, ए की बात करते हैं तो ए का टेल सी के टेल के साथ है, पॉसिबिलिटी है कि ए विल बी रिजल्टेंट। पहला चीज जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि ए का जो टेल है किसी के टेल के साथ, पर ए के हेड को देखते हैं तो लो, ए का हेड किसी के हेड के साथ नहीं, ए का हेड बी के टेल के साथ है। तो जिसका टेल इसके टेल के साथ था उसको देखते हैं, सी को देखते हैं, तो सी का टेल ए के टेल के साथ। अगर सी का हेड किसी के हेड के साथ टच हो गया तो सी विल बी रिजल्टेड। तो सी का हेड, ये हेड होगा, ये हेड, और बी का हेड यहां, दोनों का हेड क्या किया, आपस में कोइंसाइड किया, तब हम क्या कहेंगे कि सी रिजल्टेंट होगा। चलिए अब पिछले इसमें देखिए, तो मैंने इसमें आर को रिजल्टेंट कहा था, इसमें ए को रिजल्टेंट कहा था, इसमें किसको कहे थे, इसमें सी को रिजल्टेंट कहे थे क्योंकि ये दोनों का ऑर्डर सेम, और इसमें बी को रिजल्टेंट कहे थे। देखिए, इसका माथा मतलब टेल इसके टेल के साथ, और इसका पूंछ इसके पूंछ के साथ, दोनों का पूंछ एक दूसरे के साथ सटा है, दोनों का हेड, माथा एक दूसरे के साथ है, आर विल बी द रिजल्टेंट। अब देखिए ए को देखते हैं, ए का हेड इसके हेड के साथ, इसके हेड के साथ, इसका जो टेल है इसके टेल के साथ, मतलब ए का हेड बी के हेड के साथ, ए का टेल सी के टेल के साथ। कहने का मतलब है कि ए एक ऐसा वेक्टर है जिसका हेड किसी के हेड के साथ, जिसका टेल किसी के टेल के साथ, तो ए क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यहां पे समझिएगा, सी का टेल बी के टेल के साथ, और सी का जो हेड है वो ए के हेड के साथ, तो सी रिजल्टेंट होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी का टेल ए के टेल के साथ और बी का हेड सी के हेड के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि बी रिजल्टेंट होगा, क्योंकि बी का हेड किसी के हेड के साथ और बी का टेल किसी के टेल के साथ, तब बी विल बी द रिजल्टेंट। हमको बस ध्यान रखना है, अगर ऑर्डर आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा, बाउंसर चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि उस वेक्टर को चूज करना स्टूडेंट जिसका हेड किसी के हेड के साथ और जिसका टेल किसी के टेल के साथ हो, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो वाला वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लिखना है तो साइड में एक बॉक्स बना के लिख लीजिए, तब आपको जैसे ही आप देखेंगे तब आपको ये चीज याद आ जाएगा, अरे रे ऐसा करके पढ़ाए थे सर। चलिए, हाँ, अब ये वेक्टर एडिशन को मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लिख दिया है, दैट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट whose head coincide with the head of any vector and tail coincide with the tail of any vector। तो वो वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो इस चीज को जरा सा
नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, एक चीज तो मैंने बताया नहीं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ऑर्डर सेम हो जाए तो इधर ही लिख, इसको ऊपर कर देता हूं। वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद ए बी और सी, ए बी और सी तीनों क्या हो गया, ऑर्डर सेम है। अब कहेंगे कि सर कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसका हेड किसी के हेड के साथ और जिसका टेल किसी के टेल के साथ है, आप बताइए जरा। तो ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। इस चीज को भी नीचे लिख लेना है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट जरा हम इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर लें। हमारा जो हमने कुछ नहीं किया, पीछे वाला जो था हमारा उसी को हमने क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। ये ए है, ये बी है और ये हमने रिजल्टेंट कहा। स्टूडेंट याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप एक वेक्टर को उस प्लेन में, ध्यान से समझिएगा, कहीं भी उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पैरेलल होना चाहिए। उसको कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, वो वेक्टर वही वेक्टर होगा। मैंने, अरे आप देखिए ना, मैंने क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आप कर क्या रहे हैं, कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो कॉपी पेस्ट करने से क्या किसी चीज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्या किसी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नहीं। हाँ, कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको अगर हम छेड़े तब दिक्कत हो जाएगा। अब ये पैरेलल नहीं रह गया, तब हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है ये इन सब के बराबर नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द प्लेन पैरेलल टू इटसेल्फ। एक वेक्टर को हम उस प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो वेक्टर को उसके पैरेलल ही होना चाहिए। जैसे इस वेक्टर को हम कहीं भी लेके जा रहे हैं, इस पूरे प्लेन में कहीं भी, इस वेक्टर को इस पूरे प्लेन में हम कहीं भी लेके जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, उसके पैरेलल ही मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसका कलर हम कर देते हैं ऐसा, ये ओरिजिनल वेक्टर था, ओरिजिनल वेक्टर के कलर को हम कर देते हैं रेड। अब देखिए, इस वेक्टर ये इसके ऊपर कोइंसाइड कर गया है कि नहीं, मतलब बराबर है, पैरेलल है कि नहीं। ये देखिए पैरेलल है, हम कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, कहीं भी इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं इसके पैरेलल। तो अब ध्यान से समझिएगा, कि ये जो बी वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर, देखिए इस बी वेक्टर को इसके पैरेलल हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इस ए वेक्टर को इसके पैरेलल हम एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये था हमारा रिजल्टेंट आर। अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर बी को इसके पैरेलल हम यहां शिफ्ट कर दिए, और इस वेक्टर ए को इसके पैरेलल हम यहां शिफ्ट कर दिए। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये ए है और ये बी है। हमने क्या कहा, देखो ट्रायंगल लॉ ही क्या बन गया, ट्रायंगल ही था हमारा। ध्यान से समझिएगा,
क्या है ये? ट्रायंगल। लेकिन इसको हम इधर शिफ्ट कर दिए, इधर देखिए, और इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दिए, ऊपर शिफ्ट कर दिए। ये हमारा ए था, तो ये भी क्या है? ए है। बन गया पैरेललोग्राम। और मैंने क्या कहा था? पैरेललोग्राम लॉ इज नथिंग बट इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। जो रिजल्ट ट्रायंगल लॉ से आएगा, सेम रिजल्ट इससे भी आने वाला है। तो ये कोई नया चीज नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ का ही मॉडिफिकेशन है। हमने इस साइड को इसके पैरेलल कर दिया और रिजल्टेंट जहां था वही है। अब इसको दूसरे वे में हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि अगर हमने किसी दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के रूप में लिया है, दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के रूप में लिया है, तो इसका जो डायगोनल होगा वही क्या कहलाएगा? वही रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ। और इस चीज को जरा सा हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये भैया पॉलीगॉन क्या है? तो पॉलीगॉन हम जानते हैं कि ट्रायंगल के बाद जितने भी ये होते हैं साइड्स, वो क्या है? पॉलीगॉन है। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके पास आपके पास यू हैव अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, 3 साइड्स रहेगा तब तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से ही काम चल जाएगा। लेकिन 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा वेक्टर है, तब हम क्या करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, और ये वेक्टर ई है। ठीक है, तो ए बी सी डी सेम ऑर्डर में लिया गया है। ए का ऑर्डर इधर, बी का ऑर्डर इधर, सी का ऑर्डर इधर और डी का ऑर्डर इधर। अगर मान लेते हैं कि ये वाले साइड को हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये वाले साइड को, तो क्या कर रहे हैं? ये जो 4 साइड्स हैं क्या कर रहे हैं? एक पॉलीगॉन के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक साइड ओपन है, एक तरफ ओपन है। ओपन वाले को क्लोज करने के लिए जो वेक्टर आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा, एंड दैट विल बी द रिजल्टेंट। तो हम ई को क्या कह सकते हैं? ई ही क्या है? हमारा रिजल्टेंट है। अब कहोगे कि सर हमको ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि जो ई है यानी रिजल्टेंट है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगा, है कि नहीं? ई जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर है। अब आप कहेंगे कि सर इसका प्रूफ क्या है कि नहीं? क्या प्रूफ है कि ये सबको जोड़ने पे ई ही आएगा? देखिए एक चीज जान लीजिए, जो सिंपल अलजेब्रा पढ़े वो बिल्कुल अलग है, वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल अलग है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन आ जाता है। अब कहेंगे कि सर क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है? तो मान लेते हैं इस पे एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, दोनों 50-50 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं। तो जब दो 50-50 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं इस पे, तो क्या होगा? ये ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। इसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। और इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, वो 0 होगा। तो दो फोर्सेज एक ऑब्जेक्ट पे लगने के बाद भी क्या हो रहा है? 0 रिजल्टेंट है। तो हम कहेंगे कि कभी कभी ये 0 हो जाता है और कभी कभी ये जुड़ जाता है। ये कुछ अलग टाइप का अलजेब्रा है। तो जहां भी डायरेक्शन रहेगा तो उस केस में हम वेक्टर अलजेब्रा का ही यूज करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखो ए और बी हम इसको जरा सा बंद कर दें। आपको ट्रायंगल दिख रहा है? ए और बी का रिजल्टेंट ये वाला होगा, हम इसे ए प्लस बी कह दें। अब देखो
हम इसको जरा सा बंद कर दें तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, सॉरी एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये क्या ट्रायंगल के 3 साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक साइड ये, एक साइड ये और ये रिजल्टेंट। देखिए इसका ही हेड इसके हेड के साथ, इसका ही टेल इसके टेल के साथ, तो ये रिजल्टेंट होगा। तो इसको नहीं कह सकते हैं ये प्लस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखिए मैं जो करने वाला हूं, ये वाले को देखिए, ये वाले को देखिए और ये वाले को देखिए। इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर, दो का ऑर्डर सेम। देखिए तो कौन ऐसा वेक्टर है जिसका हेड हेड, इसका हेड इसके हेड के साथ और इसका टेल इसके टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाला रिजल्टेंट। तो ये वाला रिजल्टेंट कितना हुआ, दिस प्लस दिस हुआ कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ई जो है यानी जो रिजल्टेंट है वो इतना होगा। अब ये आया कहाँ से, ये ट्रायंगल लॉ ही तो दे रहा है, ये दो साइड मिलके ये दो साइड मिलके ये दो साइड मिलके ये मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। स्टूडेंट इन केस अगर समझ नहीं आए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9503517799। आप इस पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट करते हैं जो मेरे क्लासेस, जो मेरे इंस्टीट्यूट के नहीं है, उनको मैं रिप्लाई करता हूं। आप अगर आप देख रहे होंगे उनमें से तो आपको पता होगा, मेरे पास बहुत इवन दूसरे स्टेट के स्टूडेंट का भी मैसेज आता है। आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और इस चीज को जरा सा लिख लिया जाए। हाँ, जैसा कि मैंने बताया पॉलीगॉन लॉ जो है वेक्टर लॉ का, सॉरी ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का ही क्या है, एक्सटेंशन है। तो उम्मीद करता हूं इस स्लाइड को भी आपने लिख लिया होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप वेट कर रहे थे बेसब्री से, सर वो वाला कब बताने वाले हैं, आ गया वो टाइम। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिएगा हमने कहा कि ये बी वेक्टर है। उससे पहले एक चीज को जरा सा हम समझ लें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन, बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वेक्टर पहली बार पढ़ रहे हैं। देखिए अगर मान लो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं पिछले वीडियो से मेरे वॉइस का। ये वीडियो आने में लेट इसलिए हुआ स्टूडेंट क्योंकि गला बहुत खराब था। डॉक्टर ने कहा था कि कंप्लीटली वॉइस रेस्ट कीजिए। वॉइस रेस्ट कहने का मतलब देखिए क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड होता है ना, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मेरे ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस ओवर क्लासेस की वजह से ना थ्रोट फटीग होता है। कहने का मतलब हर चीज़ का एक थ्रोट में जो मसल्स होता है वो कहीं ना कहीं थक जाता है, उसमें स्वेलिंग आता है और आवाज़ अच्छे से आ नहीं पाता है। जो साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, लैरिंग्स, जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो जानते ही होंगे। तो अगर बायो के हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमारे इसमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग जो डिवाइस है उसे कहते हैं लैरिंग्स, जो चिड़िया में होता है, बर्ड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस को क्या कहते हैं। चलिए सर आप मैथ तो पढ़ाते ही, मैथ का वीडियो भी डालते हैं, केमिस्ट्री का भी डालते हैं, फिजिक्स का भी डालते हैं, अब आप बायो भी पढ़ाने लगेंगे? जी नहीं। देखिए मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में जो भी सब्जेक्ट्स थे बहुत शिद्दत से पढ़ा था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद है, वो सबकॉन्शियस मेमोरी में है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को निकालते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं ये एक वेक्टर ए है,
ये एक वेक्टर बी है, ए और बी के बीच में एंगल कौन सा, ये वाला एंगल थीटा। जी नहीं, सरासर गलत, ऐसा नहीं होता है। दिखने में तो लगता है कि ये दोनों के बीच का एंगल ये वाला है, और जो जानते होंगे सर क्या कर रहे हैं, नहीं भाई गलत नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए तो ये और ये वाले जो वेक्टर्स के बीच एंगल लेंगे कौन सा, तो देखिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। मैंने कहा या मैंने क्या, फिजिक्स में सभी लोग जानते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको हम इस प्लेन में इसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए भैया शिफ्ट कर दे आगे। हाँ अब दिख रहा है, ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बना और ये एंगल है। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा, जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा, दोनों के टेल के बीच में होगा। ऐसा नहीं कि एक का हेड और एक का टेल है तो ये वाला एंगल होगा, जी नहीं। ये जो एंगल आप सोच रहे हैं ये एंगल नहीं होगा। ये कौन सा एंगल होगा, ये जो टेल और टेल के बीच का जो एंगल है, ऐसा नहीं कि एक टेल और एक हेड में। तो यहां पे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन two vectors is always taken between their tails, like ऐसा, ए और बी के बीच में ऐसा, और यहां पे ऐसे बना देना वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ए और बी के बीच ये एंगल नहीं है। चलिए अगर मैं कहूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा। माइनस बी मैंने आपको बताया है, देखिएगा समझिएगा। ये क्या है, बी है, तो ये वाला जो वेक्टर है ध्यान से समझिएगा, ये वाला जैसे ही एरो को मैंने चेंज कर दिया ये आपका क्या हो गया, माइनस बी। समझ रहे हैं कि नहीं, देखिएगा ये बी है तो माइनस बी कहने का मतलब निगेटिव वेक्टर है, ऑपोजिट वेक्टर, तो जस्ट इसके पीछे ये माइनस बी हो जाएगा। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कौन सा, तो मैंने कहा कि टेल और टेल के बीच में लेते हैं, इस वेक्टर को हटा दें, दोनों के टेल के बीच का ये वाला एंगल, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल ये वाला हो गया। आया समझ में। चलिए हाँ अब देखो बाबू, ये वेक्टर बी, अभी अभी मैंने रिजोल्यूशन बताया कि अगर मान लो कोई वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा, तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, और ये वाला बी साइन थीटा। इस वेक्टर का ये कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट, इतना कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। हम जानते हैं कि सामने वाला जो अगर ये वाला, तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, बी साइन थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए हम कहते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी या ओ सी ए जो भी कह दीजिए, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए ही तो आपका रिजल्टेंट है ना, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यही है ना।
ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, या क्या कह सकते हैं आप, देखिए कोई लिखिए नहीं, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, क्योंकि देखिए आप जब लिखेंगे साथ साथ तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लैगिंग रह जाएगा, कहीं ना कहीं वीक रह जाएगा। तो एकदम शांति से पहले सुनिए, नहीं समझ आता है एक बार फिर से ये कीजिए, पीछे कीजिए वीडियो को 10 सेकेंड 20 सेकेंड, फिर से देखिए, नहीं समझ आता है मुझे कमेंट कीजिए। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा या पिन कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओ ए स्क्वायर, ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका ओ सी है, ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस बी सी। तो ओ बी प्लस बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ ए क्या है, आर का स्क्वायर, ओ बी क्या हो गया, ए और प्लस बी सी क्या हो गया, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और ए सी क्या हो गया, बी साइन थीटा का स्क्वायर। मैं थोड़ा इस चीज को इधर से लिखूं तो हमारे पास, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, चलिए अब ध्यान दीजिए, आर बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इनका किया, देखो ये वाला जो टर्म था इसका रिजल्ट इतना आया, ये, और ये वाला टर्म का रिजल्ट ये आया। देखिए आर पे मैग्नीट्यूड दीजिए या आर को ऊपर से वेक्टर हटा दीजिए, बात एक ही है। हमने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को साथ लिख लें, और भैया आप भी आ जाइए, और प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद मैं इधर से लिखता हूं, आपका जो रिजल्टेंट है ये क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है स्टूडेंट। कि अगर दो वेक्टर दिया हो, ए और बी, इसके बीच एंगल क्या हो, थीटा हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे इस चीज को। फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। ओ ए सी एंगल में या ओ सी एंगल में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ये कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ ए स्क्वायर, अब ओ सी किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, फिर बी स्क्वायर के दो टर्म थे, बी स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने कहा कि अगर दो वेक्टर है ए और बी, दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, सॉरी दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, इतना होगा। चलिए अब हम कुछ इसके बाद न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए।
कहता है, क्वेश्चन लिखिएगा, टू फोर्सेस ट्वेंटी न्यूटन एंड 5 न्यूटन या स्टूडेंट हम डायरेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, भैया मैंने कहा कि ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, अब रिजल्टेंट वेक्टर उसका डायरेक्शन भी तो बताएंगे। तो हम कहते हैं कि लेट जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। हम क्या कहते हैं कि लेट रिजल्टेंट इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द वेक्टर ए। लेट द रिजल्टेंट वेक्टर is making angle alpha with vector A। देन देखो बी के साथ भी ले सकते हो, सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लेकिन जनरली बुक्स में ए के साथ ही लिया हुआ रहता है और आपको भी जो न्यूमेरिकल आएगा वो बी के साथ नहीं आएगा, ए के साथ ही आएगा। लेकिन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें tan थीटा लगा देना है। ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहला है कि डायरेक्शन कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहला चीज है कि डायरेक्शन तो देखा जाए तो 4 और 4 8 ही है कि नहीं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, है कि नहीं? 4 ये और 4 बीच वाले 8। और बाकी डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? हमको नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, जैसे मान लो कुछ आपसे कोई पूछ रहा है किस डायरेक्शन में जा रहे हो भैया, इधर से जा रहे हो ऐसे, तो क्या तुम नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो? नहीं, नॉर्थ ईस्ट कब होगा? जब 45 डिग्री पे जाओगे। पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, हमको नहीं पता है, ऐसा कोई डायरेक्शन ही नहीं है। नहीं है डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हो तो आपके पास क्या है? पोलर वेक्टर है कि नहीं? पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर पिछले वीडियो में बताया हूं, जाके देखिए। तो ये पोलर वेक्टर है। अब पोलर वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो हम डायरेक्शन एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, तो हम कह देते हैं कि भैया एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री पे जा रहे हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन पूछता है तो हम उसको एंगल बता देते हैं कि ये वाला वेक्टर जो है हमारा रिजल्टेंट वो इतने एंगल के साथ है, ए के साथ या बी के साथ। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने कहा अल्फा एंगल, तो ओएसी में tan अल्फा क्या होगा? ओएसी में tan अल्फा क्या होगा? तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओएसी tan अल्फा इज इक्वल टू AC बाई OC। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, है कि नहीं? क्योंकि देखो अब परपेंडिकुलर बाई बेस tan ही क्यों लिया? तो देखिए हमारे पास ये क्वांटिटी नोन है, ये क्वांटिटी भी नोन है कि नहीं? तो हमने क्या ले लिया? tan ले लिया। अब देखिए tan अल्फा क्या है? AC क्या है? B साइन थीटा। OC क्या है? देखिए आपके कॉपी में है A प्लस B कॉस थीटा। तो अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। तो ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन लिखिए, two vectors of magnitude 20 Newton and 5 Newton are acting at 120 degree. Find
देयर रिजल्टेंट, फाइंड देयर रिजल्टेंट। क्या कहता है, दो वेक्टर्स हैं 20 न्यूटन और 5 न्यूटन, ये दोनों 180 डिग्री पे हैं, तो उसका फाइंड द, ऐसा लिख सकते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन। आपको क्या फाइंड करना है भैया, डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला। मान लेते हैं एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन, और एक वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन और 20 न्यूटन कितने एंगल पे है, 120 डिग्री पे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, मतलब बी कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए 20 इंटू 5 इंटू कॉस 120। ठीक है, चार 400 प्लस 25 और प्लस 20 200 इंटू -1/2। नहीं, क्या हुआ, ये cos 120 कितना होता है -1/2। 100 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया -100, तो 300 प्लस 25 325 न्यूटन क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। 325 न्यूटन रिजल्टेंट हुआ। अब कहता है भैया रिजल्टेंट जो है कितना एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा बराबर निकाल लीजिए, क्या है a cos थीटा, सॉरी b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, उससे निकल जाएगा। चलिए अब हम ये देखते हैं कि दो वेक्टर है भैया, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखते हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाता था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या दो ही वेक्टर का रिजल्टेंट निकल सकता है, 3 या 4 वेक्टर दिया है तब क्या करेंगे। तो देखिए इन केस ऑफ, अब लिखिएगा, इन केस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ more than 2 vectors। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, मान लेते हैं सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तीनों वेक्टर ये एक जगह पे लग रहा है, तो हम तीनों का क्या करेंगे, मान लेते हैं ए बी और सी है, तीनों का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे आसान चीज है, ए का 2 कंपोनेंट निकालेंगे। देखो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, अब बेटर समझ पाएंगे। ये पर्पल, इसको कौन सा कर दूं, येलो कर देता हूं, और इसको वाइट कर देता हूं। देखिए इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ये एंगल दिया हुआ होगा, इसका
एक कंपोनेंट इधर होगा a cos थीटा और इधर होगा a sin थीटा। ठीक है, पीला वाला जो वेक्टर है इसके भी दो कंपोनेंट होगा, इधर क्या होगा b cos थीटा और इधर क्या होगा b sin थीटा। अगर ये थीटा है तो मान लेते हैं ये थीटा है तो ये क्या होगा c cos थीटा और इधर c sin थीटा। अब बाकी इन सब वेक्टर से मतलब नहीं है, हम सभी वेक्टर्स को क्या कर लिए एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दिए। और अब आपको क्या करना है, उन एक्सिस के अलोंग आपको क्या कर देना है, प्लस माइनस कर देना है। तो 3 या उससे अधिक वेक्टर्स के लिए हम ऐसा करेंगे। अगले वीडियो में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। हो सकता है आपको अच्छे से नहीं समझ आया हो, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम अगले जो वीडियो में यहीं से शुरुआत करेंगे। इस पे 2-4 न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि आप आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको, जैसे मान लीजिए अभी 12 में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वेक्टर का खासा यूज़ है, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहीं से शुरुआत करेंगे। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, समझ नहीं आया मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, सभी को देखना है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।